हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ओएस टॉप 10 के बारे में, यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के टॉप 10 वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं आज हम उनके बारे में समझने वाले हैं। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, बग बाउंटी करना चाहते हैं या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, ओएस टॉप 10 सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मैंडेटरी होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से ट्रैक मी के ज़रिए समझाने वाला हूँ किस तरीके से ओएस टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, कौन कौन सी वो एक्सप्लॉइट जो हम करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को, वो एक्चुअल में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। आज हम इनके बारे में समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन IT। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओएस क्या है बेसिकली? तो ओएस का फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर 3 साल में टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को पब्लिश करती हैं कि किसी भी वेब एप्लीकेशन की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ कौन सी हैं। सिर्फ वेब एप्लीकेशन नहीं, ओएस के टॉप 10 API की वल्नरेबिलिटीज़ भी ये लिस्ट करती है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है हर 3 साल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। तो ये कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं? स्टार्ट होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से और एंड होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी से। तो हम इन सभी 10 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है, कैसे आप इसको एक्सप्लॉइट करके बग बाउंटी कर सकते हैं या फिर आप अपने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में अच्छा करियर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ ये ट्रैक में एक रूम है ओएस टॉप 10 2021 का। अगर आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अदरवाइज़ अगर मैं अभी भी प्रैक्टिकल भी बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मुझे कॉमेंट करके बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर 100 लोगों के भी कमेंट मेरे पास आए तो मैं इसका डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी ला के ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल हम समझते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, जो कि हमारी पहली वल्नरेबिलिटी है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। उन कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग यूज़र्स के राइट्स होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्टैंडर्ड यूज़र है, मान लीजिए आप एक कंपनी में एज एन एम्प्लॉय आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आपका परमिशन सिर्फ इतनी है कि आप वहाँ पे एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और नॉर्मल किसी फाइल को एडिट या डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब आपको ये परमिशन नहीं है कि आप उस स्टैंडर्ड अकाउंट से किसी एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में चेंजेस कर सकते हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ऐसी आपको कोई भी परमिशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एक वल्नरेबिलिटी के तहत या फिर कोई भी ऐसी कोई वीकनेस अगर किसी सिस्टम में है, किसी ह्यूमन एरर की वजह से अगर आप ऐसा कुछ काम कर पा रहे हो जो कि आपको ऑथराइज नहीं है, उसको हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा वेब एप्लीकेशन के लिहाज से समझें तो वेब एप्लीकेशंस में या फिर किसी वेबसाइट्स में नॉर्मली आप किसी भी अकाउंट को आप क्रिएट करते हो। जैसे हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में आपने एक अकाउंट क्रिएट करा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सिर्फ अपने ही अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो, किसी दूसरे के अकाउंट में चेंजेस आप नहीं कर सकते। मान लीजिए फेसबुक एक ऐसी वल्नरेबिलिटी आपको मिली जिसकी मदद से आप किसी दूसरे के अकाउंट में चेंजेस कर पा रहे हो, तो वो हमारे पास ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल रहता है। उस वल्नरेबिलिटी को कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप फिर भी उस रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, उसको हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। तो आई होप आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल समझ में आया होगा। इसका एक यहाँ पे चैलेंज भी दे रखा है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली यहाँ पे जाके आप ये चैलेंज को ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ ओएस टॉप 10 के बारे में। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चल जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड वल्नरेबिलिटी की तरफ, जो कि है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी आर्ट को बोला जाता है, एक ऐसे मैकेनिज्म को बोला जाता है जहाँ पे हम एक नॉर्मल टेक्स्ट को, एक प्लेन टेक्स्ट को एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज करते हैं। उसको हम क्रिप्टोग्राफिक कहते हैं। हम ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन रीड, एक्सेस या मॉडिफाई ना कर पाए। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर तब कहा जाता है अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से इनक्रिप्ट नहीं होती है। कोई भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं, अगर आप फेसबुक के हम वापस एग्जांपल लेते हैं, आप फेसबुक जब आप विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनक्रिप्टेड होती है। यानी कि आपके कंप्यूटर से फेसबुक के सर्वर तक जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एक ऐसे फॉर्मेट पे चेंज हो जाती है कि अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन बीच रास्ते में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर तब कहा जाता है जब आपकी इन्फॉर्मेशन कोई डिक्रिप्ट कर लेता है।
प्लेन टेक्स्ट को सीक्रेट टेक्स्ट या फिर इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज करने को इंक्रिप्शन बोलते हैं, और उसी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट को चेंज करने के लिए डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर कोई आपकी इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को वापस से डिक्रिप्ट कर पा रहा है तो उसको क्रिप्टोग्राफिक फेलियर कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर कहीं भी हो सकता है, अगर आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है जिसको हम डेटा इन ट्रांजिट बोलते हैं, या फिर आपका डेटा किसी सर्वर पे स्टोर हो रखा है जिसको हम डेटा एट रेस्ट बोलते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है वो इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से डिक्रिप्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। उसको हम क्रिप्टोग्राफिक फेलियर कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के लैब्स भी मिले हैं जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं, हमारी जो तीसरी वर्नेबिलिटी वो है इंजेक्शन वर्नेबिलिटी। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ऐसी फील्ड में, कोई भी हमारे इनपुट फील्ड है, सर्च फील्ड है, यूआरएल पैरामीटर्स है, जब कहीं पे भी हम ऐसा डेटा इनपुट कर दें जो कि हमारा जो सर्वर है वो उसको सैनिटाइज बिना करे या फिर बिना उसको वेरीफाई करे, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम इंजेक्शन की वर्नेबिलिटीज़ कहते हैं। अब इंजेक्शन में बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटीज़ है, कमांड इंजेक्शन की वर्नेबिलिटीज़ है, अलग अलग तरह की यहाँ पे वर्नेबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। अब जैसे नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कभी भी अगर कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आपको एक इंजेक्शन देता है, कि उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, आपका एक ऐसा पेलोड होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, फिर जिस भी तरह का आपको इंजेक्शन मिल रहा है वो पेलोड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है ताकि आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हो जाए। इसी तरीके से वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन में भी हम कुछ ऐसे पेलोड इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? जो वेबसाइट के इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कहीं पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर उसके जो यूआरएल होता है वहाँ पे चेंजेस करके। इस तरीके से जो वेबसाइट के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग आपके सर्च बॉक्सेस होते हैं, जब वहाँ पे हम कोई ऐसा पेलोड डालते हैं ताकि सर्वर के पास जाके वो पेलोड एग्जीक्यूट हो जाए, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, फिर जिसके लिए हमने वो पेलोड बनाया है, तो उसको हम इंजेक्शन के वर्नेबिलिटीज़ कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजेक्शन दो तरीके से होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी एसक्यूएल के डेटाबेस पे मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी इनपुट में देते हैं और जो सर्वर होता है वो बिना उसको सैनिटाइज वेरीफाई करे उस इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देन वो अपने सर्वर पर उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। अब इससे क्या हो सकता है? एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से आप किसी भी एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से हमारे पास कमांड इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी भी होती है, जहाँ पे हम आर्बिट्रेरी सिस्टम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टारगेट के ऊपर। अब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एसक्यूएल इंजेक्शन है, कमांड इंजेक्शन है, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है तो कमेंट करके बताइए। जैसे कि मैंने बताया, 100 कमेंट्स आने पर मैं डेफिनेटली आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर ला के दिखाऊँगा। अब हम बात करते हैं इनसिक्योर डिज़ाइन के बारे में। इनसिक्योर डिज़ाइन एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जो जनरली तब देखने के लिए मिलती है जब कोई भी नया प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट फेज़ में होता है। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान आपने उसके जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है वो आपने ऑफ कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सॉफ्टवेयर में एक ऐसी आपने फंक्शनैलिटी डाली है कि कोई भी जब पहली बार लॉगिन करेगा तो उसको ओटीपी मिलेगा, लेकिन अब आप यहाँ पे फ़िलहाल टेस्टिंग कर रहे हैं, एक टेस्टिंग फेज़ में है, और आप अपने उसमें लॉगिन पेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब आप लॉगिन पेज की टेस्टिंग करेंगे तो बार बार आपके पास ओटीपी आएगा, आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने उसके जो ओटीपी वाला मैकेनिज्म था क्या करा, उसको डिसेबल कर दिया। लेकिन होता क्या है, जनरली जब आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब जाता है तो हो सकता है कि आपने जो वहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर्स को जो आपने डिसेबल करे थे वो अगर आप एनेबल करना भूल गए और देन वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाके लॉन्च हो गया, तो वो एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक नेटवर्क के लिए बड़ी वर्नेबिलिटी साबित हो सकता है। उसको हम इनसिक्योर डिज़ाइन कहते हैं। जब आपका जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है, प्रॉपरली वो सिक्योर नहीं होता, उसको हम इनसिक्योर डिज़ाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी थी फोर्थ वर्नेबिलिटी। फिफ्थ वर्नेबिलिटी की बात करते हैं, वो है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादातर अगर हम देखें हमें बहुत बार ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कई बार आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रॉपरली हम उसमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। जैसे कि अननेसेसरी फीचर्स को एनेबल करना, ऐसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना जो कि आपके लिए सिक्योर नहीं है, जैसे कि FTP का प्रोटोकॉल है, टेलनेट का प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है।
HTTP का इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ HTTPS, अपने जो पासवर्ड्स होते हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, तो ये होते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से भी आपके जो हैं आपके नेटवर्क को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हमारी थी 5th वर्नेबिलिटी OS टॉप 10 की। अब हम समझते हैं जो हमारी 6th वर्नेबिलिटी है वो है वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसी भी फर्मवेयर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू अपडेट दोज फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स और वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, हमको उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उस अपडेट को अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वर्नेबिलिटी हो और हमने क्योंकि उसको अपडेट नहीं करा तो वहाँ पे वो वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो ऐसे वर्नेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट्स आपको बहुत बार देखने के लिए मिल जाते हैं, इसीलिए OS टॉप 10 के 6th नंबर पे हमारे पास है वर्नेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो कई बार कंपनीज जो हैं ऐसे प्लगइन्स का, ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आउटडेटेड होती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हमको अपडेट रखना चाहिए अपनी सभी तरह की वेब एप्लीकेशंस को। 7th वर्नेबिलिटी की बात करता हूँ तो वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो कई बार क्या होता है जब किसी भी आप वेब एप्लीकेशन जो आप फर्स्ट टाइम पे लॉगिन करते हो या फिर आपने अगर वहाँ पे सेफ पासवर्ड का जो एक ऑप्शन होता है वो अगर आपने चेक मार्क कर रखा है तो आपके सिस्टम के अंदर कुछ कुकीज़ स्टोर होती है और उस कुकीज़ के अंदर आपके सेशन आईडी जो है मौजूद होती है। तो अगर आपकी कोई कुकी को स्टील कर लेता है और उस स्टील्ड कुकीज़ को अगर मैं अपने ब्राउज़र पे डाल के अगर मैं वहाँ पे उसको लोड करूँ तो मुझे आपके अकाउंट में एक्सेस मिल सकता है विदाउट एनी यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है और मैंने पहले एक वीडियो में करके भी बताया था, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मेरी वीडियो रिमूव कर दी गई। तो फिलहाल अगर कुछ ऐसी कोई वर्नेबिलिटी है जहाँ पे जो सामने वाला सर्वर जो है वो आपको प्रॉपरली ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है कि जो आपने यहाँ पे कुकी स्टील करके, जो आपने वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करके आपने लोड करी है कुकीज़ अपने ब्राउज़र में, क्या वो ओरिजिनली आप ही की कुकीज़ है या फिर आपने किसी दूसरे से स्टील करी है। जब इस तरीके से सर्वर प्रॉपरली ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे इसने समझा रखा है कि आपने क्या करा है, इंस्टाग्राम पे आपको किसी के लॉगिन करना है और वहाँ पे आपने ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से आप क्या मल्टीपल लॉगिन्स कर रहे हो। तो अगर वहाँ पे ऐसी फंक्शनैलिटीज़ नहीं है कि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका अकाउंट जो है वहाँ पर लॉक कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में ब्रूट फोर्स करके कोई आपके यूजरनेम और पासवर्ड को स्टील कर ले। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर कहा जाता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर का क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा जैसा बनाया गया है वो डेटा उसी ओरिजिनल फॉर्म में रहे, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ना हो, उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी का फेलियर का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी वेब एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल आप होस्ट कर रहे हो और उस वेब एप्लीकेशन के अंदर आप किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स का या फिर किसी भी रिसोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो जो आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उठा के अपने सिस्टम पे एनेबल करके या फिर इंस्टॉल आप करते हो या फिर उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने सिस्टम पे कर रहे हो, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो किसी ऐसी वेबसाइट से डेटा ला रहा है और वहाँ पे वो ये चेक नहीं कर रहा है कि जो डेटा मैं वहाँ से फैच कर रहा हूँ वो इंटीग्रेटेड डेटा है या फिर नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसको कोई ऐसा डेटा वहाँ से डाउनलोड हो जाए जो कि हैकर ने एक्सेस करके पहले ही चेंज कर दिया हो। इसीलिए कई बार कभी भी अगर आप कोई एक अच्छी वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर उसका आपको हैश दिखाई देने के लिए मिलता है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पे लिखा है सोर्स फॉर्ज रेपोजिटरी में, कोई भी अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, किसी भी तरह का अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको उनके हैशेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको उनके हैशेस देखने के लिए मिलेंगे कि इनका हैश क्या है। तो अगर आपको ये वाला जो हैश है और आपके पास जो हैश है अगर वो सेम है, इसका मतलब है जो उसकी इंटीग्रिटी है वो मेंटेन है। लेकिन अगर आपको उन सॉफ्टवेयर के हैशेस और आपके हैशेस से अगर वो मैच नहीं कर रहे, इट मीन्स वहाँ पे इंटीग्रिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं काले लिनक्स में, क्योंकि काले लिनक्स में ऐसे कुछ कमांड्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर का हैश जान सकते हैं, जैसे कि MD5 है, SHA-256 है, ये सब हैशेस एल्गोरिदम्स है। अगर आप कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, आप काले लिनक्स में जाओ, MD5 में अगर वो है तो MD5 लिख के स्पेस देके सॉफ्टवेयर का नाम लिख के एंटर प्रेस करो तो उसका हैश आएगा। उस हैश को आप उस वेबसाइट के हैश से मैच करो, अगर वो सेम आपको दिखाई देगा इट मीन्स वो डेटा की इंटीग्रिटी जो है मेंटेन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता उसको हम सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर कहते हैं। तो यहाँ पे इसने हमको यहाँ पे एग्जांपल देके बता रखा है किस तरीके से हम काले लिनक्स में चेक कर सकते हैं।
चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्नेबिलिटी के बारे में, जो कि हमारे पास सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम अपनी वेब एप्लीकेशन में ये देखने के लिए कि कौन यहाँ पे किस वक्त लॉगिन कर रहा है, किसने इनकरेक्ट लॉगिन दिया है, बार बार किस आईपी एड्रेस से जो है हम रिक्वेस्ट आ रही है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है, मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपको लॉगिंग एनेबल करनी होती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में, आपके इंफ्रा में लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग एनेबल नहीं है, तो आप ये नहीं देख पाओगे कि आपके सिस्टम पे किसने कब इनकरेक्ट लॉगिन किया, किसने कब ब्रूट फोर्स करा, कौन सी आईडी से मल्टीपल, कौन सी आईपी से मल्टीपल बार आपके सिस्टम पे रिक्वेस्ट आ रही थी, कौन यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, ये आप नहीं देख पाओगे। तो इसको, अगर इस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी होती है, तो हम सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी की, जिसको हम SSRF भी कहा जाता है। तो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब होता है जब किसी भी एक वेब एप्लीकेशन पे, मान लीजिए वापस हम फेसबुक एग्जांपल लेते हैं, आप फेसबुक के पेजेस वाले ऑप्शन पे आप जाना चाह रहे हो, तो आप जब पेजेस पे क्लिक करते हो तो फेसबुक के सर्वर के पास पेजेस वाला यूआरएल जाता है, देन वो चेक करता है आपके यूआरएल को और आपको पेजेस का जो पूरा इंटरफेस होता है, फिर जिस भी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्स के आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो रिसोर्स आपके पास आ जाती है। लेकिन मान लीजिए आप फेसबुक के सर्वर पे एक ऐसा यूआरएल दे रहे हो जहाँ पे ये लिखा है कि आपके जो फेसबुक के सर्वर के अंदर जो रूट की डायरेक्टरी है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो पासवर्ड सेव होगा, जो वही कोई फाइल होगी, वो मुझे ला के दे दो। आप कोई ऐसा यूआरएल जो है फेसबुक के सर्वर पे डाल रहे हो, जो कि आपकी परमिशन के बाहर है। लेकिन अगर फेसबुक का सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है और आपकी रिक्वेस्ट को वो चेक नहीं कर रहा है, वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को लेगा और आपकी रिक्वेस्ट के अंदर जो यूआरएल का पूरा पाथ होगा, वो उसको फॉलो करता हुआ आपको वो ला के देगा जिसकी परमिशन आपको नहीं है। उसको हम सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी कहते हैं, यानी कि कोई अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट को सर्व करना। तो इसको हम SSRF अटैक बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इनके प्रैक्टिकल्स जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके प्रैक्टिकल ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये थे OS की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया है OS टॉप 10 के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और मुझे वीडियोस कंटिन्यू, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे वीडियो कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।